हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 भोजन यह कहाँ से आता है, चैप्टर 2 भोजन के घटक, चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक, चैप्टर 4 वस्तुओं के समूह बनाना, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले इससे पहले की 4 वीडियो देख लीजिए, देन फिर चैप्टर 5 आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो 5th चैप्टर है वो है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण क्यों ज़रूरी होता है और कैसे किया जाता है, इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि पदार्थों को अलग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के लिए मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्ती को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक किया जाता है। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। ठीक है, रेशम के बीज को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि दलिया और पोहा आपने खाया होगा, तो इसमें से क्या होता है, मिर्च जो होती है उसको भी आप अलग करते हैं अगर मिर्च ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ आगे दिया हुआ है कि कल्पना कीजिए अगर एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और इनको अलग करने के लिए आपको कहा जाए तो आप इजीली इसको अलग कर लेंगे। बट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर वहीं पे आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरी कोई गिलास दी जाए, अब आपको पृथक करने के लिए कहा जाए तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, है ना। तो आज हम इस चैप्टर में पृथक्करण की, चीज़ों को अलग करने की विधि पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि हम चीज़ों को अलग क्यों करते हैं। तो चीज़ों को अलग करने का 3 रीज़न होता है। 2 अलग अलग और यूज़फुल चीज़ों को अलग करना, जैसे दूध और दही को का मंथन करते हैं। ठीक है, तो इसमें यूज़फुल चीज़ें निकालते हैं, दूध भी और मक्खन मट्ठा, है ना। सेकेंड रीज़न है यूज़लेस चीज़ों को दूर करना। यूज़लेस चीज़ें जैसे चावल है, चावल से कंकड़ को दूर करना, है ना। थर्ड है हानिकारक अवयव या अशुद्धियों को दूर करना। ठीक है, तो इस तरीके से, इस वजह से हम चीज़ों को पृथक करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने। यहाँ पहेली का क्वेश्चन देखते हैं। परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थ को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तो यूज़फुल चीज़ों को अलग करने के लिए, यूज़लेस चीज़ों और हानिकारक चीज़ों को, अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो क्रियाकलाप 1 देखते हैं। क्रियाकलाप 1 में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। यहाँ पे पृथक्करण प्रक्रम, उद्देश्य के लिए हम पृथक करते हैं और पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, तो इन्हें मैचिंग करना है। तो चावलों से पत्थरों को पृथक करना क्या होता है, हानिकारक। ठीक है, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध को मथना, तो मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध को मथना क्या है, 2 विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थ को, और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ बेसिकली इस चैप्टर में हम जानेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी यह उपयोगी पदार्थ को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थ के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, कोई भी हो सकती हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थ के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये जानेंगे कि जो पृथक्करण है, अलग करने की विधियाँ क्या क्या है, कौन से मेथड्स हैं। तो पहला है हस्तचयन। हस्तचयन में क्या होता है, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हाथों से चुनकर जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करना। ठीक है, जैसे चावल से कंकड़ को दूर करना। ठीक है, सेकंड है हमारा थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में आप क्या जानेंगे, इसमें ये दिया जाएगा कि जैसे कई पेड़ होते हैं। ठीक है, खेत खलिहानों में गेहूँ और चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे आपने, है ना। तो जो ये डंडियों से अनाज अलग करने
से पहले इन्हें धूप में सुखाया जाता है। इनको धूप में सुखाने के बाद क्या होता है कि जब इनको धूप में सुखाया जाता है तो फिर इसके बाद इन डंडियों पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्न कणों की संख्या कल्पना कीजिए बहुत ज़्यादा होती है ना। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करे? तो इसके लिए क्या होता है कि डंडियों से, ठीक है, क्या होता है कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों को, अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। अब जो जैसे कि आप मान लो चने का पेड़ है, ठीक है, दालों का पेड़ है, सरसों का पेड़ है, तो इनकी जो डंडियाँ होती हैं वो पहले धूप में सुखाई जाती हैं। जब ये सूख जाती हैं तो इनको डंडों से पीट कर, ठीक है, इनको डंडों से पीट कर इनको अलग किया जाता है, इनके दानों को अलग किया जाता है। इसे ही बोलते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। इसको हम हाथों से करते हैं, बट अभी मशीनें भी आ गई हैं ये काम करने के लिए, थ्रेसिंग का काम करने के लिए, ठीक है। तो हमने एक विधि पढ़ी हस्तचयन विधि, दूसरी थ्रेसिंग, डंडियों से अन्न कणों को अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो विधि है निष्पावन। निष्पावन जैसे कि निष्पावन पवन, ठीक है, जो सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे या पत्तियां हैं, देखो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पत्तियां हैं, उसमें क्या होता है कि इस विधि में देखिए मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ क्या होता है कि जो निष्पावन मतलब हवों के झोंकों द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि निष्पावन विधि में क्या किया जाता है कि किसी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन विधि द्वारा इस तरीके से पृथक किया जाता है कि जो पवन और वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयव को पृथक करने में किया जाता है। किसान क्या करता है, इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करता है। जो हल्के होते हैं वो यहाँ दूर उड़ के चले जाते हैं और जो भारी होते हैं यहाँ पे गिर जाते हैं, ठीक है। अब ये महिला जो है ऊपर से ऐसे ये गिरा रही है, ठीक है, दानों को, तो क्या हो रहा है, जो हल्के हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं हवा के द्वारा और जो भारी कण हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा गांव में भूसा वूसा, जब भूसा अलग उड़ के चला जाता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, अन्न कण एक जगह गिरते हैं। अभी तो ये महिला कम है तो इसलिए हाथों से कर रही है, बाकी ये मशीनों द्वारा भी किया जाता है निष्पावन, ठीक है। निष्पावन में बेसिकली क्या दिया हुआ है कि हवाओं द्वारा, हवा के झोंकों द्वारा किसी चीज़ को, उसके जो सूखे अन्न हैं, ठीक है, अनाज को, और उसमें जो अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं निष्पावन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी विधि है चालन विधि। चालन विधि जैसे आटे को चाल कर, चलनी द्वारा चाल कर जो उसके चोकर को अलग किया जाता है उसे ही बोलते हैं चालन विधि। तो इसमें इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपको बेसिकली बस इतना ही पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, चालन द्वारा पत्थर, डंडिया, भूसे जो निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। मतलब जो ये थ्रेसिंग वगैरह करने के बाद जो छोटे छोटे कण रह जाते हैं ना, उसको चालन विधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। तो आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण में भी आपने चालन को देखा होगा, ठीक है। स्थान पर रेत से कण और पत्थर को पृथक करने के लिए उपयोग करते हुए देखा होगा। तो चालन का प्रयोग इस तरीके से भी देखा होगा, इस तरीके से भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ठीक है। ये मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूँ इस पिक्चर के थ्रू, ठीक है। देखिए अवसादन क्या होता है। अवसादन जैसे जब मिट्टी पानी में नीचे बैठ जाती है तो उसको बोलते हैं अवसादन, ठीक है। अब मिट्टी नीचे पानी में बैठ रही है तो उसको अवसादन कहते हैं। अब उस पानी को उड़ेलना, जिसमें मिट्टी नीचे बैठ गई है, उस पानी को उड़ेलने की विधि को क्या कहते हैं, निस्तारण। क्या कहते हैं, निस्तारण, ठीक है। पानी को उड़ेल लिया जा रहा है, मिट्टी नीचे बैठी है, पानी को उड़ेल रहे हैं, निकाल रहे हैं, देखो जैसे इसमें ये किया जा रहा है, तो इसे निस्तारण। मिट्टी नीचे बैठने को अवसादन, और पानी को उड़ेल लेना, मिट्टी नीचे बैठी है, अब ऊपर के जो पानी है उसको उड़ेल लेना, निकाल लेना, इसको बोलते हैं निस्तारण। और नेक्स्ट क्या था हमारा, निस्यंदन। यहाँ पे एक और दिया हुआ था ना, निस्यंदन, ये रहा, ठीक है। निस्यंदन मतलब फिल्टर करना। अब ये काम करने के बाद क्या होता है, अगर आपको किसी चीज़ को एकदम शुद्ध करना है तो फिल्टर करना, फिल्टर को बोलते हैं निस्यंदन, ठीक है।
अवसादन क्या होता है? अवसादन हमने पढ़ा कि नीचे मिट्टी जो बैठ जाती है। निस्तारण पानी को उड़ेल लेना। निस्यंदन फिल्टर करना, फिल्टर करके पानी को एकदम प्योर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आगे हम जो पढ़ते हैं वो ये क्रियाकलाप जो 5 दिया हुआ है इसमें भी यही बोला गया है कि मतलब छानना। ठीक है, देखिए तालाब या नदी की पंक्ति जल लीजिए, यदि यह ना मिल सके तो गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला लीजिए। मतलब वही जो निस्तारण अभी हमने पढ़ा ना, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि, उसका यूज़ करना बताएंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से पढ़ते हैं। साधारणतः फलों सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसे बीजों और ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। ठीक है, तो निस्यंदन विधि का क्या होता है? घर में पनीर बनाने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाते हैं। इससे पनीर के ठोस कण द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने जो विधियां पढ़ी वो कौन कौन सी थी हमारी? पहली थी हस्तचयन, दूसरी थ्रेसिंग, तीसरी निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तो हम इतनी विधियां पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आता है वाष्पन। वाष्पन मतलब क्या होता है? ठीक है, वाष्पन को हम जरा ध्यान से पढ़ेंगे। जो यहाँ पे आपको वाष्पन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जैसे कि अभी मैं आपको समझाती हूँ। पानी जैसे गिरा हुआ है छत पे, ठीक है, अब धूप की किरण द्वारा वो पानी वाष्पित होकर, ठीक है, वाष्पित होकर ऊपर चला जाएगा और जहाँ पे वो पानी गिरा था आपको वहाँ से पानी गायब हो जाएगा, वहाँ से पानी वाष्पित होकर ऊपर चला जाएगा। तो इसे ही वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, इसमें इतना कुछ जानने के लिए नहीं है, यही है वाष्पन। पृथक करने की अधिक विधियाँ, पृथक करने की अधिक विधियाँ में ये बताया गया है, जो कि यहाँ से इम्पॉर्टेंट है हमारा। जब भाप बर्फ़ से ठंडी, ठीक है, जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, जो भाप है हमारी बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बनता है। जल वाष्पन से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। देखो संघनन किसको बोलते हैं? जैसे इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भाप उड़ रहा है, ठीक है। अब ये भाप द्वारा जो है ऊपर बर्फ़ रखा हुआ है, अब ये भाप नीचे से लग रहा है तो ये गर्मी जो भाप ऊपर बर्फ़ को मिल रही है तो बर्फ़ क्या होगा, पिघल के ये ड्रॉप के रूप में नीचे गिर रहा है, तो इसे ही बोलते हैं संघनन। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी जैसे दूध उबालते हैं तो उसमें जो हम ढक्कन ऊपर रखते हैं, ढक्कन पर क्या लगता है, भाप लगता है। तो भाप जो ऊपर लगता है ना, भाप आता है, तो जब हम ढक्कन उठाते हैं तो उसमें कई पानी के ड्रॉप्स गिरती हैं, पानी की बूंदें गिरती हैं ना, इसको ही बोलते हैं संघनन। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारा टॉपिक, ये है क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कोई जल है वो किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है क्या। तो यहाँ से देखिए, कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। ठीक है, आप मतलब नमक मिला रहे हैं तो क्या होता है कि कुछ नमक क्या होता है ना, नहीं मिलता और वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, यदि हाँ तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, यह विलयन जो है संतृप्त विलय कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपने पानी लिया है, अब उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला, वो घुल गया, 2 चम्मच नमक डाला, घुल गया। अब तीसरा चम्मच आप नमक डाल रहे हैं और उसको घोल रहे हैं, वो नहीं घुल रहा है, वो नमक नीचे बैठ जा रहा है। तो ये क्या बोलेंगे इसको कि जो विलयन है वो संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन मतलब अब उसमें नमक नहीं घुल सकता। ठीक है, लेकिन आगे क्या है, अगर आप इसको हीट पे रख देंगे, ठीक है, गैस पे रख देंगे तो फिर ये घुल जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप नमक घोल रहे हैं
1 2 3 4 चम्मच, तो थोड़े टाइम बाद ये घुलना बंद हो जाएगा। लेकिन फिर उस पानी को अगर आप गैस पे रख रहे हैं, हीट पे रख रहे हैं, तो फिर वो नमक घुल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ नॉर्मली नहीं घुल रही है तो आप उसको गर्म करने पर आसानी से घोल सकते हैं। तो मेनली इस चैप्टर में यही था, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। ये चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ठीक है, अगर नहीं घुल रहा है बट गर्म करने पे नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। कोई भी चीज़ है, चीनी की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो कैसे घोली जा सकती है? गर्म करने पे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पदार्थ है, जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा, चम्मचों की संख्या। अब इनको आपको चेक करना है कि कितने चम्मच तक नॉर्मली घुल गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये देख लेते हैं कि हमने ये भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलय बनता है। ठीक है, विलय बनता है। यदि विलय में और पदार्थ ना घुल सके तो संतृप्त विलय बनता है। मतलब कोई पदार्थ आपने लिया, जैसे पानी है, उसमें नमक डाल रहे हैं, अब वो नमक आप घोल रहे हैं, 1 चम्मच घुल गया, 2 चम्मच घुल रहे, तीसरा चम्मच नहीं घुल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आपका विलय है ना, जो आपका विलयन है वो संतृप्त विलयन अब कहलाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं सारांश में क्या दिया हुआ है। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन मिश्रण से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियाँ, ये चीज़ हमने पढ़ा है। अनाज से भूसे और पत्थर को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। भूसा अनाज से, बताया था ना, भूसा दूर चला जाएगा, अनाज एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। मतलब जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो क्या होगा? अवसादन। अब पानी को उड़ेल लेंगे तो उसे बोलेंगे निस्तारण, और अगर हम फिल्टर कर लेंगे तो निस्यंदन। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। अब हम क्वेश्चन आंसर, ये भी है भी, द्रव और उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसकी वाष्पन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है, वाष्पन की विधि उपयोग द्रव से घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलय में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके तो क्या बोलेंगे? उसको संतृप्त विलय बोलेंगे। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी अधिक मात्रा को घोला जा सकता है। ठीक है, जल विलय पदार्थ की विभिन्न मात्रा घोल, जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं हम यहाँ से। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण दो। तो पहला क्या है? उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थ को निकालना। ठीक है, और विधियाँ कौन सी हो गई? चाय बनाने में। ठीक है, चाय बनाने में क्या होता है? चाय और चाय की पत्ती को अलग करना। ठीक है, चावल से कंकड़ अलग करना। सेकंड क्वेश्चन है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग किया जाता है? निष्पावन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, वायु के द्वारा अवयव के हल्के और भारी कण को पृथक करना। ठीक है, निष्पावन कहलाता है। और ये कहाँ उपयोग होता है? ये जैसे गेहूँ से भूसा अलग करना। ठीक है, इस तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे और धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो अब कैसे करेंगे? ये आप हस्तचयन विधि द्वारा कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, छालन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग किया जाता है? तो छालन आपको पता ही है, छानते हैं हम किसी चीज़ को। ठीक है, आटे से चोकर हटाना। ठीक है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करते हैं? तो रेत और जल किससे करते हैं? निस्तारण विधि से। ठीक है, नेक्स्ट है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? तो 6 क्वेश्चन में हाँ, इसको छानने से हम कर सकते हैं। 7th है, पंकिल जल के किसी नमूने में आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए आपको अवसादन। ठीक है, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और स्वच्छ जल हो जाएगा। ठीक है, अवसादन या फिल्टर भी कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया था मैंने। नेक्स्ट है, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक
पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या होती है? निस्यंदन। निस्यंदन बोल दो या चालन बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट है ग, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया? वाष्पन, ठीक है, वाष्पन द्वारा। ग है, जब पंकित जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की विधि को क्या बोलेंगे? निस्तारण, ठीक है। बोला था ना, साधारण मिट्टी नीचे बैठ गई, अब उसको उड़ेल लेंगे तो यहाँ पे कौन सी विधि हो जाएगी? निस्तारण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है राइट रॉन्ग का। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक करते हैं, रॉन्ग है ये। ख क्वेश्चन है, नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं, ये भी रॉन्ग है, निष्पावन द्वारा नहीं। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जाता है, ये भी रॉन्ग है। अनाज और भूसे को पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो बाकी इसमें बनाने के लिए बोला गया है कुछ, ठीक है, तो आप देख लेना इस क्वेश्चन को। तो हमारा ये चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद चैप्टर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी आपका इशू होता है या आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।